हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेटर होगी। फ्रेंड्स, मैं ये आपको बता दूँ कि जो ज्योग्राफी का हमारा जो न्यू सिलेबस है 2021-22 का, उसका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट बुक की मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम उसका सेकेंड यूनिट करेंगे, जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। और एक बात और, जो 12th के स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के, उनके फर्स्ट बुक कंप्लीट आ रही है और सेकंड बुक से 2 यूनिट आ रहे हैं, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अब उससे रिलेटेड सिर्फ मैं MCQ डालूँगी, तो आपको MCQ करना होगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में दीजिए, और मेरी वीडियो अच्छे लगे, मेरे नोट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और उनसे कहो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख लो, आपको जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, राइट। चलो देखते हैं। एक बेसिक इंट्रो लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसको कहा जाता है या फिर जनसंख्या वितरण किसे कहा जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं इसमें मैं 1 नंबर की क्वेश्चंस भी ऐड कर रखा है मैंने, और आपके फाइनल एग्जाम को टारगेट करके बना है नोट्स, तो आप दोनों हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस नोट्स को किस तरह से डील करते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, राइट। कुछ होते हैं जो हाईलाइट्स पॉइंट्स को लिख लेते हैं, नोट्स मेकिंग बना लेते हैं। तो मेरे नोट्स तो ऑलरेडी नोट मेकिंग ही हैं, बट आपने क्या करना है कि आप भी जब भी मेरे नोट्स को पढ़ रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो, तो उस चीज़ को हाईलाइट करो जो 1 नंबर में आपकी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ से बन रहा है, लेकिन अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो अपनी कॉपी में लिखकर, तो आपको वहाँ पे हाइलाइटर लेकर बैठना होगा, और जो भी आपको लगे कि हाँ ये 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। देखो अब जनसंख्या वितरण देखो, भूपृष्ठ पर वितरित लोगों का समूह जनसंख्या वितरण कहलाता है। भूपृष्ठ जो मतलब पृथ्वी हमारे, इस पे जो लोगों की संख्या विस्तृत है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या वितरण। वितरण का मतलब होता है अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाना, ठीक है। विश्व की जनसंख्या का जो 90% जनसमूह है 10% भाग का निवास करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो सिर्फ, जैसे मान लो ये अर्थ है हमारा, ठीक है, तो जो 90% की जनसंख्या है वो ये सिर्फ 10% के भाग पे निवास कर रही है, राइट। 10% पे वो क्या कर रही है, निवास कर रही है, ठीक है। और जो 10% जो सर्वाधिक आबादी वाले देश है वो क्या है, जिसमें एशिया के 6 देश शामिल हैं, राइट, जिसमें से चीन है, भारत है, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, ठीक है, इंडोनेशिया भी है। और एक कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा है, राइट। तो आपको पता चल गया कि जो हमारा अर्थ है उसका 10% जो भूमि है उसी पर हमारी 90% जनसंख्या डिपेंड है, ठीक है। आप आगे देखो। अब देखो जनसंख्या घनत्व, सब 1-1 नंबर में आपके आ सकते हैं, आएंगे, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस इनके फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं कि फॉर्मूले में किस हिसाब से जनसंख्या घनत्व निकाला जा सकता है। आगे जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो भी उसी हिसाब से है, ठीक है। तो जनसंख्या का घनत्व देखो, किसी जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या तथा उस भूमि के बीच अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बाय क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, 1 नंबर में ये पूछा जाएगा आपसे, राइट। आगे देखो। अब देखो सघन आबादी किसको बोलते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्तियों का होना क्या कहलाता है, सघन आबादी कहलाता है। मान लो प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, जो 200 की जनसंख्या निवास कर रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सघन आबादी वाला देश, क्योंकि जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है। 1 किलोमीटर पे आप देख रहे हो कि 200 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब देखो दूसरा, विरल आबादी, ठीक है। विरल आबादी देखो किसको बोलते हैं, तो विरल आबादी जिसमें 10-11 से 50 व्यक्तियों का प्रति वर्ग किलोमीटर होना क्या कहलाता है, विरल। विरल का मतलब क्या होता है, कम जनसंख्या, कम। विरल का मतलब होता है कम। तो देख लो प्रति वर्ग किलोमीटर पर क्या है, यहाँ पे 11 से कितनी जनसंख्या है, 50 व्यक्तियों की जनसंख्या है प्रति वर्ग किलोमीटर पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, विरल जनसंख्या। ये सब आपके 1 नंबर के इम्पॉर्टेंट, 1 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो फ्रेंड्स आपको सीधी सी बात है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारण हो जाते हैं कि जनसंख्या हमारे यहाँ से वहाँ क्यों जा रही है, तो इसमें बहुत से रीज़न मैंने दे रखे हैं, और इसके अलावा भी आपको कोई रीज़न पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या है, भौगोलिक कारक। पहले तो जनसंख्या वितरण के वो कारण जो है 3 है। एक तो भौगोलिक है, ठीक है, दूसरा आर्थिक है, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है, उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक है। तो ये कारण, अब इनमें भी डिवीज़न है।
अब हम पहले पढ़ेंगे भौगोलिक के कितने प्रकार हैं, ठीक है, भौगोलिक के कौन कौन से कारण आ सकते हैं भौगोलिक में, ठीक है। तो देखो आप लोग, एक सेकेंड ना, इसको साफ करते हैं। देखो भौगोलिक में कौन से कारक हैं, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, ये आपके कौन से कारण बनते हैं, भौगोलिक के कारण बनते हैं। भौगोलिक कारक कौन कौन से थे, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मिट्टी। तो जाहिर सी बात है आप जहाँ भी रहोगे उसका फिजिकल फिनोमेना आपको ज़रूर से ज़रूर आपको प्रभावित करेगा। प्रभावित कैसे करेगा, आपको जल द्वारा प्रभावित होता है। जैसे कि अब कहीं देख लो, कहीं स्वच्छ जल है तो कहीं अस्वच्छ जल है, ठीक है, ऐसा है। और दूसरा कहीं पे जल की उपलब्धता ज़्यादा है तो कहीं कम है। और आपको पता है कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में जल बहुत कम है, तो आप लोग जल का बहुत मतलब हिसाब से उपयोग में लेके आएँ, ठीक है। और भू आकृति का मतलब है आपकी ज़मीन कैसी है, मतलब समतल है, ऊबड़ खाबड़ है, इस टाइप से, ठीक है। जलवायु, आपको अगर कहीं पे रहते हो तो आपको क्लाइमेट देखना पड़ता है कि आपकी क्लाइमेट में क्या है, क्लाइमेट कैसा टेम्परेचर है, ठीक है, क्लाइमेट कैसी है वहाँ की, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। मिट्टी है, अगर आप किसान हो तो आपको अच्छे से पता है कि जो हमारे किसान, देश के किसान हैं, वो सभी मिट्टी पर डिपेंड करते हैं। मिट्टी पे डिपेंड क्यों करते हैं, खेती करते हैं तो जाहिर सी बात है मिट्टी, और मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं होगी तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उन्हें हानि होगी, ठीक है। तो इस वजह से मिट्टी भी कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये आपके भौगोलिक कारक में आते हैं। अब दूसरा देखो, आर्थिक कारक। आर्थिक में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। खनिज, आप मिनरल्स को देख सकते हो कहाँ कहाँ सही मिनरल्स मिलता है। नगरीकरण का मतलब होता है जनसंख्या अगर शहरीकृत हो की जा रही है तो बाकी जो गरीब हैं, गरीब देशों की हैं या फिर गाँव के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए भी नगरीकरण। और नगरों में प्रवेश किस लिए किया जाता है, काम की तलाश में, अवसर की तलाश में, ठीक है। इसके भी बहुत टाइप है, आगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। औद्योगिकरण के कारण भी विस्थापित हो रहा है, नई नई फैक्ट्रियाँ बन रही है जहाँ से लोगों को हटा करके कहीं और शिफ्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक कारक में देख सकते हो आप लोग, लोगों की शादी एक गांव से दूसरे गांव में होती है, चले जाते हैं, एक नगर से दूसरे गांव में हो जाती है, शहर से गांव में हो जाती है, ठीक है, और गांव से शहर में हो जाती है। तो इस तरह से लोगों को विस्तारित करना पड़ता है, ठीक है। ऐतिहासिक कारक भी बहुत से हैं, ठीक है। आगे देखो, अब है जनसंख्या वितरण के प्रमुख घटक। तो जनसंख्या का जो वितरण है वो उसके घटक कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है, देखो, प्रवास, जन्म और मृत्यु दर। अब हम इसको पढ़ेंगे, प्रवास, जन्म और मृत्यु दर, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपके बनता है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो सबसे पहले जन्म, ठीक है। तो क्या है जन्म का मतलब, क्या है, अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है। 1000 औरतें कितने बच्चे दे रही हैं, उनमें जीवित कितने बच्चे हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका जन्म दर हो जाएगा, ठीक है। कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, ठीक है, दिए गए जीवित, यानी मरे हुए नहीं, जीवित बच्चों की जनसंख्या क्या कहलाएगी, जन्म दर कहलाएगी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, किसी वर्ग विशेष में जीवित जन्म और किसी विशेष क्षेत्र में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 100, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, 1 नंबर में ये आपको आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब क्या होता है मृत्यु। मृत्यु देखो, अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के मध्य के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, अशोधित मृत्यु दर में क्या करेंगे, किसी विशेष वर्ग में मृतकों की संख्या लेंगे, ठीक है, और उसमें अनुमानित जनसंख्या कितनी है उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका उस टाइम का जो भी गणना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अगला आता है प्रवास। तो जन्म और मृत्यु के अलावा एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जाहिर सी बात है, प्रवास के बहुत सारे कारण हैं, नौकरी की तलाश में, है ना, एक जगह से दूसरी जगह स्थापना की तलाश में, और ना संस्कृति है हमारी, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी कारण बन जाते हैं उसके कारण हमें क्या करना होता है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रवास बोलेंगे। प्रवास स्थायी और अस्थायी दोनों अथवा मौसमी भी हो सकता है। मौसमी का मतलब क्या है, मौसम कैसा है आपका, मौसम देखो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो हमारा मौसम है, ठीक है, ये क्या है, फ्लैक्चुएट करता है, ठीक है, फ्लैक्चुएटेड, ठीक है, फ्लैक्चुएटेड होता है। फ्लैक्चुएटेड कैसे होता है, क्योंकि आपको कभी देखते हो ना, कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती, कभी बारिश के सीज़न में बारिश नहीं होती और बिना बारिश के सीज़न में बारिश हो जाती है, तो ये फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो हमारा मौसम फ्लैक्चुएट करता है, जिस वजह से प्रवास भी एक कारण बन जाता है, ठीक है। अब प्रवास कितने रूपों में हो सकता है, देखो, गांव से गांव में हो सकता है, गांव से नगर में हो सकता है, नगर से नगर में हो सकता है, नगर से गांव में हो सकता है, ये हमारा क्या है, प्रवास। 1 नंबर में ये भी बनता है, और फाइनल एग्जाम को टारगेट करके भी बनाया गया, ठीक है। आगे देखो,
अब देखो गंतव्य स्थान किसको बोलते हैं, ये सब यहाँ पे जितने होंगे सारे एक नंबर में होंगे। जिस स्थान में लोग आगमन करते हैं वो क्या कहलाता है, गंतव्य स्थान कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में हो, ठीक है, अब आप जाके अपने गांव में शिफ्ट होना चाह रहे हो, तो क्या होगा, वो आपका गंतव्य स्थान होगा कि आप वहाँ पे पहुँच गए, डेस्टिनी आपकी, ठीक है, डेस्टिनेशन, ठीक है। अप्रवास देखो, अप्रवास का मतलब क्या होता है, वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अप्रवासी। किसी नए स्थान पर जाना क्या कहलाता है, अप्रवासी, ठीक है। अगला देखो उत्प्रवास, ठीक है, उत्प्रवास, तो ये एक नंबर के डेफिनेशन आपके बनते हैं। वो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं और उत्प्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। प्रवासी, उत्प्रवास का मतलब क्या होता है, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वह क्या क्या कहलाते हैं, उत्प्रवासी। तो ये आपके तीनों एक एक नंबर में आप बनते हैं, ठीक है। आगे देखो दिक् परिवर्तन, देखो क्या होता है, तो दिक् परिवर्तन मैं आपको बता दूं, किसी नगर और उसके समीप लोगों का दैनिक स्थानांतरण दिक् परिवर्तन कहलाता है। मतलब मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो, काम करने जा रहे हो, शाम को घर आ रहे हो, फिर दिल्ली में ही रह के कहीं रिलेशन में चले जा रहे हो, 3-4 दिन रहने के बाद आ रहे हो, तो ये दिक् परिवर्तन है, स्थानांतरण है। दैनिक आप दिन में कितनी बार बाहर जाते हो, क्या करते हो, ठीक है, दैनिक, तो ये आपका क्या है, दिक् परिवर्तन। अगला क्या है, जीवन प्रत्याशा, ये भी एक नंबर में बनता है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा क्या है, प्रति 1000 जनसंख्या के जीवित रहने की एक औसत आयु को क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। आगे देखो विश्व में जनसंख्या वाले, निम्न जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, देखो ठंडे मरुस्थल है, ज़्यादा ठंडे होंगे तो भी आप नहीं रह पाओगे, ज़्यादा गर्म होगा तो भी आप नहीं रह पाओगे। विषुवतीय प्रदेश देख लो, ठीक है, अत्यंत ठंडे इलाके में भी नहीं रह पाओगे। तो आपको क्या है, आपको ऐसा मौसम चाहिए, आपको जो आपका जो मानसून, आपका जो शरीर जिस मानसून में ढल चुका है आपको वैसा चाहिए। अभी आप देख लो, अब आप यहाँ पे इंडिया में हो, ठीक है, बाहरी देशों का क्लाइमेट अलग होता है, आप वहाँ जाओगे तो हो नहीं सकता, आप हो सकता है कि आपके वहाँ के क्लाइमेट को ना झेल सको, क्योंकि आपके शरीर का क्या है कि जो तापमान है, आपने इंडिया के अनुकूल ढलना सीखा है, इंडिया का टेम्परेचर कितना है, उसका वातावरण क्या है, आपने उसके हिसाब से जिया है, ठीक है। तो आप किसी बाहर कहीं बहुत ही ठंडे इलाके में चले जाते तो भी आप नहीं रह पाओगे, ज़्यादा गर्म इलाके में चले जाते तो भी नहीं रह पाओगे। तो ज़्यादा जो गर्म इलाके हैं, आप यहाँ पे कह सकते हो मरुस्थल जो हमारे हैं, सहारा मरुस्थल है, रेगिस्तान है राजस्थान का, तो ये है क्या है, मरुस्थल। तो ऐसे स्थानों पे आप रहने में एक बारी को संकोच करेंगे, ठीक है। आगे देखो जननांगीय संक्रमण की अवस्थाएं, ठीक है, तो इसकी 3 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था क्या है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जिसमें वृद्धि धीमी हो, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रथम अवस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था इसकी क्या है, जिसमें उच्च जन्म दर तो बनी रहती है किंतु समय के साथ वो घट जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीय अवस्था। तृतीय अवस्था देखो क्या है, जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, संतुलन की स्थिति बनी रहती है, जितनी मृत्यु हो रही है उतना ही जन्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस बना हुआ है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज, ठीक है। इसमें जनसंख्या शिक्षित भी हो जाती है और उन्हें तकनीकी रूप से ज्ञान भी हो जाता है, ठीक है। आगे देखो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी हमारे संसाधन उतने कम होंगे, तो हम ऐसी जनसंख्या नियंत्रण में क्या उपाय कर सकते हैं, आप वो देख लो। यहाँ पे सिर्फ मैंने बुलेट दिए हैं, आपको इसमें एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो परिवार नियोजन कार्यक्रमों का विस्तार कर सकते हैं, गर्भ निरोधक करवा सकते हैं, ठीक है, गर्भ निरोधक, ठीक है, शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स देखो पंचायत मूवी मैंने आपको पहले बता रखा है, पंचायत मूवी, उसमें जो क्या होता है कि उसमें एक कोटेशन लिखा जाता है एसडीएम के द्वारा, जो गांव के सचिव और प्रधान होते हैं उनको एक कोट लिख कर दिया जाता है कि आप ये हर गांव की दीवार पे लिखें। तो वो लिखा क्या होता है कि जिससे गांव के लोग होते हैं भड़क जाते हैं। वो क्या लिखा होता है कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं ये कोट्स लोगों की भावनाओं को ठेस तो पहुंचा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन्हें ये भी सबक सिखा रहा है कि 2 बच्चे से ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप 2 से ज़्यादा बच्चों की परवरिश कर सकें, उन्हें अच्छे से एजुकेशन दे सकें। तो आपको 2 बच्चे ही करने हैं और उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे हेल्थ उनको प्रोवाइड कराना है। इसीलिए उसमें बहुत ही इम्प्रेसिव है। वहाँ पर गांव वाले काफ़ी भड़क जाते हैं ये देख करके 2 बच्चे खीर हैं बाकी बवासीर। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसको बोलेंगे, जो जन्म और मृत्यु दर, ये क्या होगी हमारी प्राकृतिक वृद्धि दर, बैलेंस। वास्तविक जन्म वृद्धि दर क्या होगी, मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। ये आपका फॉर्मूला है, एक नंबर में, सारे एक नंबर में पूछे जाएंगे। घनात्मक वृद्धि दर क्या होता है, मृत्यु दर से अधिक हो जाना, जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक हो जाना। ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखो,
प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष देखो, लोग अपने उद्गम स्थल से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिकर्ष। अपकर्ष में क्या होता है? गंतव्य स्थान को आकर्षक बनाते हैं, जैसे कि आप अपना गांव नहीं छोड़ते बल्कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी बदलाव करते हैं जिससे लोग आपके गांव की तरफ या फिर आपके शहर की तरफ अट्रैक्टिव हों, आकर्षित हो। जैसे कि कार्य के बेहतर अच्छे अवसर पर प्रोवाइड करके, वहाँ पर रहन सहन की अच्छी दशाएँ करके, शांत माहौल बना करके, अनुकूल वायु जलवायु करके। तो इन फैसिलिटी को आप प्रोवाइड करोगे तो कोई भी आपकी तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, तो गंतव्य स्थान को अगर आपको आकर्षक बनाते हो तो लोग जो आकर्षित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आकर्षक। ठीक है, आगे देखिए जन्म दर और मृत्यु दर, ये हमारा लास्ट है। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको। जन्म दर कहते हैं प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की संख्या क्या होती है? जन्म दर होती है। इसकी गणना कैसे जाती है? प्रतिकर्ष की द्वारा की जाती है। ठीक है, और मृत्यु दर भी देख लो आप लोग। और फ्रेंड्स, तो ये यूनिट जो है हमारा ख़त्म हो गया है। नोट्स मेरे हैंड रिटन है, फाइनल और एमसीक्यू बेस्ड दोनों हैं, तो आप लोगों को दोनों तरह से पढ़ना है। ठीक है, मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ देख लेना, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, उनसे कहो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट दें जिससे मैं और सारी वीडियो बना के डाल सकूँ। और अगर कोई भी आपको टॉपिक समझना है तो आप वो टॉपिक भी मुझे बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेके अपलोड कर दूँगी। राइट, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।